हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, एक नया वीक और एक नया लेक्चर। आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो हमारे चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर है। 7 लेक्चर्स इस चैप्टर के ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द 8th लाइव लेक्चर। एज यू ऑल नो, जो लाइव लेक्चर्स होते हैं दे आर एक्सेसिबल ओनली टू द प्रीमियम सब्सक्राइबर्स ऑफ जोश एंड जुनून बैच। हमारी जो छोटी सी एक कोशिश है कि भाई हर बच्चे का जो डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो पूरा हो जाए। उसके लिए हमने इस साल हमारी नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप सोचिंग को लॉन्च किया था, जिसपे अब और कोर्सेज भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। आपका बहुत प्यार सपोर्ट मिला, उसके लिए थैंक यू। उस पर 2 बैचेस चल रहे हैं नीट बायोलॉजी के, जोश एंड जुनून। जोश फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग 24 नीट एंड जुनून फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स हु आर टारगेटिंग 23 नीट। और इसके तहत जो अभी हमारा नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 मिशन चल रहा है बच्चों, उसमें 9 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 3 चैप्टर्स इस समय हमारे रन कर रहे हैं बच्चों। जो 9 चैप्टर्स हमने कंप्लीट करे हैं, द लिस्ट इज हियर। और ये 3 चैप्टर्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज जेनेटिक्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और इवोल्यूशन इस समय हमारे रनिंग में है। इस वीक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। बॉडी फ्लूइड्स के बाद 11th का जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी। और बच्चों, इवोल्यूशन के बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे दैट विल बी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। और आज का जो लेक्चर है 8th लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, दैट इज कार्डियक साइकिल। जैसा मैंने कहा कि जो लाइव लेक्चर्स हैं दे आर एक्सेसिबल ओनली टू द प्रीमियम सब्सक्राइबर्स ऑफ जोश एंड जुनून बैच। तो बच्चों, यदि आप भी हमारे साथ लाइव लेक्चर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3 काम आपको करने होंगे। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा काम क्या करना है बच्चों, प्ले स्टोर से सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लो, SOCHING सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर अपने आप को एनरोल कर लो। यदि आपको लाइव लेक्चर्स की जरूरत नहीं है और मान लो आपको हैंड रिटन नोट्स जो यहाँ पे मैं हमेशा बनाकर लाता हूँ लेक्चर्स में, यदि ये नहीं चाहिए, सिर्फ आप लेक्चर देखकर, रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हो, तो फिर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए फ्री प्लान भी अवेलेबल है ऐप के ऊपर। तीसरा काम करना है बच्चों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ये लिंक आपको हमारी ऐप के डैशबोर्ड पे भी मिल जाएगा। वहां से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे अपने बायोलॉजी डाउट्स भी पूछ सकते हो बच्चों। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है बच्चों? देखो, अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। शुरुआत में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था कि भी एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम का या ब्लड का जो है वो मेजर फंक्शन क्या होता है। फिर दूसरे एनिमल्स की हमने बात करी थी, कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोज हमने बात करी थी। क्लोज में अपन ने फर्दर टाइप्स देखे थे, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल एंड कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन बच्चों। फिर हमने बात करी थी कि भी 2 तरह के वास्कुलर सिस्टम हमें देखने हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम ह्यूमंस के अंदर। तो फिर वहां पर हमने पहले स्टार्ट करा था ब्लड वास्कुलर सिस्टम, जो कि मेजर वास्कुलर सिस्टम होता है। उसमें मैंने बोला था 3 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। पहला कंपोनेंट था ब्लड, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ब्लड में क्या क्या देखा बच्चों अपन ने? ब्लड में ब्लड की पूरी कंपोजिशन देखी हमने, प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। हीमोपोइसिस मींस ब्लड का फॉर्मेशन कब और कहां कहां होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां होता है, फीटल लाइफ में कहां होता है, फिर आफ्टर बर्थ कहां होता है ना, रेड बोन मेरो कहां कहां प्रेजेंट होती है। ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी। फिर उसके बाद ब्लड की कंपोजिशन के बाद हमने ब्लड क्लॉटिंग की बात करी। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, कहां बनते हैं, कैसे कैस्केड पैटर्न में हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म चलता है। उसके बाद फिर ब्लड में हमने ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक पढ़ा था। आई थिंक वहां पर भी अब कोई डाउट नहीं है हमें। देन वी स्टार्टेड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड हार्ट ब्लड वेसल्स, 3 पढ़ने होते हैं। ब्लड कंप्लीट है। हार्ट में ऑलरेडी हम हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इन द लास्ट 2 लेक्चर्स। अब बच्चों, और कंडक्टिंग सिस्टम भी मैं आपको, जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, किस तरह से ऐसे नोड से इंटरनोडल फाइबर्स, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और फिर पुरकिंजे फाइबर्स, इस पूरे कंडक्शन सिस्टम के थ्रू जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है, जो कि ऐसे नोड विच इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट वहां पर जनरेट होती है, वो किस तरह से वेंट्रिकल्स तक पहुंचती है। क्यों दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, क्यों दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ये रीजन भी मैं आपको समझा चुका हूं। क्योंकि इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों मस्कुलर सेप्टा होते हैं। और क्यों एट्रिया के साथ वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी एक साथ नहीं चलती, कि भी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तभी वेंट्रिकल्स हो, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम होता है बच्चों, वो फाइब्रस इन नेचर होता है। तो इतना हम अभी तक कवर कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन। और इस चैप्टर का मैं कह सकता हूं कि वो टॉपिक जिसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, तो एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर का, कार्डियक साइकिल बच्चों। कार्डियक साइकिल को यदि हमें डिफाइन करना हो तो हम इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज हार्ट बीट, दिल की धड़कन, है ना।
हमारा, हम कहते हैं ना, हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में करीब 70 से 75 बार, एवरेज हम कहते हैं 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। तो एक हार्ट बीट, एक सिंगल हार्ट बीट का मतलब ही एक सिंगल कार्डियक साइकिल होती है बच्चों। बायोलॉजी में या साइंस में हम साइकिल वर्ड वहां यूज करते हैं जहां पर कोई इवेंट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो, जहां से चालू होता हो घूमकर वापस वहीं पर आ जाता हो बच्चों। तो कार्डियक साइकिल में भी साइकिल वर्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये सिक्वेंशियल चेंजेस हैं और रिपीटेटिव चेंजेस हैं। एक साइकिल में जो चेंजेस होते हैं वो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। साइकिल जिस जगह से चालू होती है वहीं पर वापस लौट कर आती भी है बच्चों। क्योंकि ये चेंजेस हार्ट में हो रहे हैं और हार्ट के लिए हम कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया, कार्डियक साइकिल। अब होता क्या है एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में बच्चों देयर आर सिक्वेंशियल चेंजेस इन दी हार्ट, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे, ड्यूरिंग विच, और इस कार्डियक साइकिल के दौरान ईच चेंबर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस फॉर वन टाइम। जो 4 चेंबर्स हैं बच्चों, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एक कार्डियक साइकिल में चारों चेंबर्स एक एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक एक बार रिलैक्स होंगे। जब चारों चेंबर्स का एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि भाई एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी कि एक हार्ट बीट कंप्लीट हो गई, और फिर वापस से ये अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है, 1 मिनट में जितनी बार हमारा दिल धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में जितनी कार्डियक साइकिल से हार्ट बीट्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट में जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स और कार्डियक साइकिल होती है उसको हम कहते हैं हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या होगी बच्चों, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। यदि हम रेस्टिंग कंडीशन की बात करें, मान लो मैं आराम से चेयर पे बैठा हुआ हूं, कोई दौड़ भाग नहीं कर रहा हूं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, दैट विल बी माय रेस्टिंग कंडीशन। तो यूजुअली रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारी हार्ट रेट होती है बच्चों वो कितनी होती है, ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। हर सेकंड ये वेरी करती है बच्चों ऑलमोस्ट, है ना, लेकिन हम एक एवरेज वैल्यू लेकर चलते हैं 72 बीट्स पर मिनट। आप एक रेंज ले सकते हो रेस्टिंग कंडीशन में, 70 to 75 बीट्स पर मिनट रहेगी बच्चों। दिस इज द नॉर्मल हार्ट रेट। तो यदि हमें एक कार्डियक साइकिल यानी कि एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 1 मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है, यानी कि 60 सेकंड्स में 72 कार्डियक साइकिल्स हो रही है। तो एक कार्डियक साइकिल को कितना समय लगेगा, 60 डिवाइडेड बाय 72, ऑलमोस्ट क्या आएगा यहाँ पर 0.8। यदि मैं 72 की जगह 75 ले लूं यहाँ पर, तो एग्जैक्टली हमें जो ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल मिलेगा और वन हार्ट बीट मिलेगा, दैट विल बी 0.8 सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड से कम समय में ही ये एक कार्डियक साइकिल जिसमें चारों चेंबर्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हो और एक बार रिलैक्स भी कर रहे हो, सोचो कितनी तेजी से चलती है ना, ये कंप्लीट हो जाती है बच्चों। इंटरकैलेटेड डिस्क का यहाँ पर क्या रोल होता है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसीलिए दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, है ना। अब यहां से आगे की बात करते हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया कि भाई कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स हार्ट यानी कि हार्ट बीट हो रही है, जिसको हम कहते हैं हार्ट रेट, एक हार्ट बीट या एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये ड्यूरेशन विद एक्टिविटी चेंज होगा बच्चों। मान लो मैं दौड़ रहा हूं तो वहां पर मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है। यदि अभी मान लो ऑलमोस्ट 75 बीट्स पर मिनट, तो हो सकता है हेवी एक्सरसाइज या हेवी रनिंग के दौरान 150 बीट्स पर मिनट भी हो जाए। यदि 150 बीट्स पर मिनट हो गई है तो वहां पर 60 सेकंड्स में 150 टाइम्स बीट कर रहा है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, 0.4 सेकंड ही रह जाएगा बच्चों। तो इट विल वेरी, जब सो रहा होगा तो वो ऑलमोस्ट 60 बीट्स पर मिनट पे आ जाती है, जब हम बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं कई बार 60 तक भी आ जाती है। जब 60 सेकंड में 60 बीट्स हो रही है तो उस वक्त ऑलमोस्ट हमारी हर कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 1 सेकंड के आसपास होगा। तो इट इज वेरिएबल। तो यहाँ पर 0.8 सेकंड जो है वो हम एक एवरेज वैल्यू लेकर चलते हैं नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन की बच्चों, है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना कि वेरिएशंस होती है कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट की ड्यूरेशन में बच्चों। जो हमने बोला कि एक कार्डियक साइकिल में हर चेंबर एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है बच्चों। तो जब भी कोई चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टोल। और जब भी कोई चेंबर रिलैक्स करता है बच्चों तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, डायस्टोल नाम देते हैं। जैसे मान लो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियम रिलैक्स कर रहा है तो एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है बच्चों तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल उसको हम बोलेंगे। तो बेसिक्स जो हैं कार्डियक साइकिल को पढ़ने के लिए वो अब हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल कि भाई कहां से कार्डियक साइकिल को हम पढ़ना स्टार्ट करें, जो ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। ओरिजिनली कार्डियक साइकिल कहां से चालू होती है, कहां खत्म होती है, पढ़ेंगे कहीं और से हम, क्योंकि देखो तो साइक्लिक इवेंट है, कहीं से भी पढ़ो घूम फिर कर वहीं आ जाओगे। तो हम
वो पॉइंट उठाएंगे जहां से इसको समझना ज्यादा इजी है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई कार्डियक साइकिल स्टार्ट कहां से होगी, तो ऑब्वियसली कार्डियक साइकिल वहीं से स्टार्ट होगी जहां से पूरे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है। और वो कहां जनरेट होती है, ऐसे नोड में। तो एक्चुअली पहला इवेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके बिना हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं सकता वो तो यही कि भाई ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स को प्रोड्यूस करे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के लिए। तो फर्स्ट इवेंट क्या होगा किसी भी कार्डियक साइकिल में, इंपल्स जनरेशन फ्रॉम एसए नोड। और मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे एसए नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है, क्योंकि सारी एट्रियल कार्डियक सेल्स उसके कांटेक्ट में होती है और एक दूसरे के भी कांटेक्ट में होती है थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क जिनमें गैप जंक्शंस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जो एसए नोड में जनरेट होती है स्पीडली रैपिडली सारी एट्रियल सेल्स में स्प्रेड हो जाती है। इसलिए दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे ही एसए नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है। तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते ही जो फिर नेक्स्ट इवेंट सबसे पहले कार्डियक साइकिल के अंदर होगा, दैट विल बी एट्रियल सिस्टोल। तो ये चीज मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप हमें कार्डियक साइकिल का सही सीक्वेंस बताएं और पहला इवेंट क्या होगा वहां से स्टार्ट करें, तो पहला इवेंट हमेशा एसे नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड देन एट्रियल सिस्टोल होगा। बाकी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कार्डियक साइकिल का सीक्वेंस तो वही रहेगा, है ना। जैसे मान लो मैंने अब एट्रियल सिस्टोल से न चालू करके वेंट्रिकुलर सिस्टोल से करा, तो उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, वापस से हम किस पर आ जाएंगे बच्चों, एट्रियल सिस्टोल पे आ जाएंगे घूम फिर कर, और फिर वापस वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे आ जाएंगे। तो चालू हम चाहे पढ़ने के लिए कहीं से भी स्टार्ट करें, वापस घूम फिर कर वहीं आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, इंपल्स जनरेशन फ्रॉम एसे नोड एंड एट्रियल सिस्टोल। अभी सब बता दूंगा, सारा आ जाएगा नोट्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम फेजेस देखेंगे। चलो तो बच्चों फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल की यदि मैं बात करूं तो हम हमारी सुविधा के लिए कि भाई इजीली हम पढ़ सकें, एमबीबीएस में भी आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है और मैं पिछले 11 सालों से भी यहीं से इसी तरीके से पढ़ाता हूं। हम कहां से स्टार्ट करेंगे चीजों को, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स कौन से होते हैं, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल होता है। और इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल प्रेजेंट होता है। बच्चों समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं शीट को, ताकि सारे फेजेस और डायग्राम हमारा एक साथ एक ही स्क्रीन में विंडो में आ जाए। तो एक सिंपल सा बॉक्स बना रहे हैं जो हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करेगा भाई, है ना। इसमें 4 चेंबर्स हम बना रहे हैं बच्चों, ये 4 चेंबर्स हो गए। ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, ठीक। जो चेंजेस, सुनना ध्यान से बच्चों, जो चेंजेस लेफ्ट साइड में हो रहे होंगे एग्जैक्टली वही सारे इवेंट्स राइट साइड में भी होते हैं बच्चों। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वॉल होता है। ये अपन ने एवी वॉल्स बना लिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, एओर्टा में, और वहां पर कौन सा वॉल होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व भी जिसको हम कहते हैं बच्चों। और यहां से क्या निकलेगा, एओर्टा निकलेगा। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जाती है, हार्ट के पास लेकर जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। बच्चों हम जो भी इवेंट्स देखेंगे वो किधर देखेंगे, हम लेफ्ट साइड में देखेंगे। जो चेंजेस लेफ्ट साइड में हो रहे होंगे वही चेंजेस राइट साइड में भी होते हैं बच्चों कार्डियक साइकिल के दौरान। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्या सपोज करना है, सपोज करो कि लेफ्ट एट्रियल सिस्टोल खत्म हो चुका है, एट्रियल सिस्टोल खत्म हो गया, यानी कि एट्रियम को जो कॉन्ट्रैक्ट होना था कॉन्ट्रैक्ट हो गए और एट्रियम में जितना भी ब्लड था वो सब वेंट्रिकल में भर चुका है। तो इस समय दोनों जो एट्रिया थे उनका कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उनका सिस्टोल खत्म हो चुका है। उनका सिस्टोल यदि खत्म हो गया है तो अब दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उनकी ब्लड भरने की वो भर चुकी है ना। दोनों में उनकी जो कंप्लीट कैपेसिटी होती है वो हो चुकी है। और ये कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों, दोनों वेंट्रिकल में, हर एक वेंट्रिकल में कितना होगा, 120 ml ऑफ ब्लड भरता है।
है ना। एट्रियल सिस्टोल खत्म हो गया, दोनों वेंट्रिकल्स फुल भर चुके हैं। जब दोनों वेंट्रिकल्स फुल भर जाएंगे बच्चों तो होगा क्या, देखो जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, सिस्टोल हो रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एवी वॉल्व है, जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये खुले हुए होंगे ताकि ऊपर से नीचे ब्लड आए फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। अब क्योंकि वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ ब्लड भर गया है पूरा, तो ये ब्लड ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो ये जो कस्प्स होंगे हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के, ट्राइकस्पिड में 3 फ्लैप होते हैं, 3 कस्प, और बाइकस्पिड में 2 कस्प होते हैं, ये बंद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम बिलो टू फ्रॉम द वेंट्रिकल साइड। जो ब्लड है भर गया उसमें, वो ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो हमने कहां से स्टार्ट करा है कि भाई यही पॉइंट हमने लिया है कि दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड से पूरे भर गए हैं, एट्रियल सिस्टोल खत्म हो चुका है, और ये जो ब्लड से भर गए हैं इसकी वजह से एवी वॉल्व बंद हो गए हैं अब प्रेशर की वजह से। तो क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व से हम चालू कर रहे हैं। जब ये एवी वॉल्व्स बंद होते हैं बच्चों, जब भी हम किसी कमरे का दरवाजा बंद करते हैं तो एक साउंड आती है ना। साउंड कब ज्यादा आएगी, दरवाजा खोलने पर या बंद करने पर। जोर से बंद करने पर आवाज ज्यादा आती है, खोलने पर आवाज कम आती है। तो आप एक और चीज याद रखना बच्चों, जो भी अपन हार्ट साउंड्स पढ़ेंगे, आपसे कोई पूछे कि भाई लब साउंड और डब साउंड या फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड कब आती है, तो कम से कम वो ऑप्शन तो ऑप्ट मत करना जिसमें ओपनिंग ऑफ वॉल्व का आपका आंसर दे रखा हो। क्लोजर ऑफ वॉल्व्स पर ही हार्ट साउंड आएगी, कम से कम इतना तो याद रख लेना, ठीक है। तो पहली हार्ट साउंड जो होती है बच्चों, जिसको हम S1 भी कह सकते हैं, है ना, S1 फर्स्ट हार्ट साउंड, और उसको हम क्या क्या कहते हैं, लब साउंड, क्योंकि सुनाई ऐसे देती है, हम कहते हैं ना धक 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 नहीं करता, लब डप लब डप लब डप लब डप लब डप करता है हमारा हार्ट। तो वो लब डप क्यों बोलते हैं हम, पहली जो हार्ट साउंड आती है दैट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। बाइकस्पिड भी बंद हो गया, ट्राइकस्पिड भी बंद हो गया, इसकी वजह से जो साउंड आएगी लब की तरह सुनाई देती है, तो लब साउंड बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड होती है बच्चों। दोनों वेंट्रिकल्स अब जो उनकी कैपेसिटी थी, इसकी भी 120 ml, इसमें भी 120 ml, दोनों में 120 ml भर चुका है बच्चों। भरेगा तभी जब सेमील्यूनर वॉल्व्स भी क्लोज हो, जब ये भर रहे थे, और भरते कब है, जब ये रिलैक्स्ड कंडीशन में हो। तो इसका मतलब जब एट्रियल सिस्टोल हुआ उस समय वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स थे, डायस्टोल में थे, दोनों में ब्लड भर गया। सेमिल्यूनर वॉल्व्स भी अभी क्लोज थे, एवी वॉल्व्स अब क्लोज हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक बंद डब्बा है, एक बंद चेंबर है, जिसमें एवी वॉल्व भी बंद, सेमिल्यूनर वॉल्व भी बंद, और ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक फिल हो चुका है। अब ये तैयार है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्यों, इसके अंदर जो ब्लड आया इसको पंप करना है इनटू द बॉडी, कंप्लीट बॉडी टिश्यूज थ्रू एओर्टा। एओर्टा में जाएगा, एओर्टा डिवाइड होता है आर्टरीज में, उनके थ्रू डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचेगा बच्चों, ठीक है। तो अब जो स्टार्ट होगा फेज, कौन सा फेज स्टार्ट होगा बच्चों, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हमने बोला कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड, ठीक। उस 0.8 सेकंड में से वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने ड्यूरेशन का होता है, 0.3, ठीक है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा, 0.5। तो एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल मिलाकर 0.8 सेकंड अपना कंप्लीट करेंगे। इस तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे। यदि वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 में हो रहा है तो ऑब्वियसली वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने में होगा, 0.5 सेकंड में होगा। एक चीज तो ये याद रख लो बच्चों। अब एनसीईआरटी ने आपको जो सब फेजेस हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के, वो नहीं बता रखे। सिंपल बात करती है 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल, लेकिन यदि वैसे पढ़ा दिया मैंने तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कार्डियक साइकिल पूरी जिंदगी में समझ में नहीं आएगी। तो फेजेस पढ़ना जरूरी है बच्चों, तभी चीजें समझ में आती है। फेजेस की डिटेल में हमें नहीं जाना, सिर्फ जो पढ़ा रहा हूं समझ लो। उससे फायदा ये होगा कि चाहे आपको फेजेस के नाम याद रहे नहीं रहे, जो सब फेजेस हैं, कम से कम जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि एनसीईआरटी से यदि कार्डियक साइकिल का कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका फिर गलत नहीं होगा बच्चों, है ना। इसीलिए तो अब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होंगे। शुरुआत में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो क्या होगा बच्चों, अंदर की जो ब्लड वॉल्यूम है वो अंदर ही रहेगी, क्योंकि अभी दोनों वॉल्व्स बंद हैं, दोनों वॉल्व्स बंद हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब अंदर का स्पेस कम होता जा रहा है, ब्लड तो उतना ही भरा हुआ है 120 ml, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो पहला फेज होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, जस्ट आफ्टर द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, उसको हम आइसोमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कारण इसमें दोनों वॉल्व्स बंद हैं, चेंबर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल चेंबर, राइट वेंट्रिकल चेंबर्स, ये एक बंद डब्बे की तरह है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इनके अंदर, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बट ब्लड वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ना तो ब्लड अभी ऊपर एट्रियम में जा सकता, नहीं सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हुए हैं ताकि वो एओर्टा में चला जाए, दोनों ही जगह नहीं जा सकता अभी, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही है। इस तरह से राइट में भी चल रहा है।
तो इसको हम कहते हैं आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से लगातार अंदर जो 120 ml ब्लड उसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जगह घटती जा रही है, वॉल्यूम घटती जा रही है चेंबर की। और ये जो ब्लड है बच्चों, ये दो जगह प्रेशर अप्लाई करेगा। कहां कहां प्रेशर अप्लाई करेगा? एक तो हमारे जो एवी वॉल्स हैं, है ना, ब्लड का प्रेशर ऊपर भी लगेगा, और ये क्या कोशिश करेगा कि भाई ये जो एवी वॉल्व्स हैं, इनके फ्लैप जो है ऊपर की तरफ ओपन हो जाए, ताकि ब्लड किधर चला जाए? लेफ्ट एट्रियम और इधर से राइट एट्रियम में। लेकिन ऐसा नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। क्यों नहीं होता? ऑलरेडी अपन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़ चुके हैं कि दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल पे कुछ मस्कुलर प्रोजेक्शंस होते हैं, पेपिलरी मसल्स, जिनसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, कॉर्डेट टेंडिने, जो इन एवी वॉल्स के कस्प के नीचे इंफीरियर सरफेस पे जुड़े होते हैं, और इन कस्प को अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होने से रोकते हैं, खींच के रखते हैं नीचे की तरफ। तो ये जो एवी वॉल्व्स हैं, ये यूनिडायरेक्शनल हैं। ये सिर्फ ऐसे ओपन होंगे और ऐसे बंद हो जाएंगे। मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में तो ब्लड आने देंगे, लेकिन उल्टा ओपन नहीं होंगे, वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड नहीं आने देते। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, मर्मर। यदि इन वॉल्व्स पर डिफेक्ट हो जाए, कॉर्डेट टेंडिन में डैमेज के कारण, पेपिलरी मसल्स में डैमेज के कारण, या वॉल में डायरेक्टली कोई डैमेज या डिफेक्ट आ गया है, तो कई बार क्या होता है कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस ब्लड के प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं, या पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते। तो कुछ ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल से एट्रियम में भी चला जाता है, और उसकी वजह से एक साउंड आती है, जिसको हम कहते हैं मर्मर, जो स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है ना, ये बताया था। याद रखना। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? ये ब्लड इधर भी प्रेशर लगाएगा और इधर भी प्रेशर लगाएगा, लेकिन ये जो प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है ऑन दी एवी वॉल्स, उसकी वजह से एवी वॉल्स अपोजिट डायरेक्शन में ओपन नहीं होंगे। तो अब सारा का सारा प्रेशर किस पे लगेगा? सेमील्यूनर वॉल्स के कस्प पे। और सेमील्यूनर वॉल के कस्प पे जब प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो ऐसे ओपन हो जाएंगे, इधर का भी ओपन हो जाएगा एओर्टिक वॉल, इधर का भी ओपन हो जाएगा पल्मोनरी वॉल। और अब जो ब्लड है वो तेजी से किस में जाएगा? एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो क्या हुआ? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हुआ, जो कि 0.3 सेकंड का होता है, उसमें सबसे पहले आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल्स बढ़ता है। इस प्रेशर की वजह से देयर विल बी ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्स, लेकिन ओपन होने पर कोई आवाज नहीं आएगी। मैंने बोला था वॉल्व्स के बंद होने पर ही, दरवाजे के बंद होने पर आवाज आती है, कोई साउंड नहीं। और जैसे ही वॉल्व खुलेंगे, जो ब्लड है दोनों वेंट्रिकल्स में से, वो तेजी से इजेक्ट होगा इनटू द एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। बच्चों, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन और रैपिड इजेक्शन फेज। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो अब क्या होगा? ये जो 120 ml ब्लड था बच्चों इसके अंदर, उसमें से करीब करीब 70 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में चला जाएगा? एओर्टा में, और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल में भी 120 था, उसमें से भी 70 किस में चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, इसके साथ अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाएगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने पर अब कितना ब्लड बड़ा बचा बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर कितना कितना बचा? 120 में से 70 निकल गया है, तो 50 ml बचा है। और ये 50 ml कब बच रहा है? जब सिस्टोल खत्म हो रहा है। तो ये जो 50 ml ब्लड बचता है एट द एंड ऑफ सिस्टोल बच्चों, हर एक वेंट्रिकल में, राइट में भी 50 ml, लेफ्ट में भी 50 ml, इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये वॉल्यूम बच रही है इनसाइड द वेंट्रिकल। और जो 70 ml एओर्टा में गया है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, SV शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूं, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों बोला? एक सिंगल स्ट्रोक, यानी कि एक झटके में, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन में जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम वन वेंट्रिकल टू मेजर वेसल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा एंड राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। दो टर्म्स और बता दिए यहां पर। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड मेजर वेसल में जाता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, अबाउट 70 ml इन नॉर्मल कंडीशन। और उसके बाद एट द एंड ऑफ सिस्टोल जो अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में बच जाता है, दैट इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज 50 ml। क्लियर बच्चों? तो अब वापस से यहां पर फोकस करो। अभी ये ओपन हो गए थे, जिसकी वजह से ब्लड चला गया एओर्टा में। यहां पर 50 ml ही रह चुका है, अब 70 ml इधर चला गया, सिस्टोल खत्म हो चुका है। अब बच्चों, जैसे ही इधर 70 ml ब्लड चला जाएगा, कितना चला गया? 70 ml जब इधर चला जाएगा, तो अब बच्चों प्रेशर इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर 50 ml ही, इधर कम।
तो जब एओर्टा की साइड में प्रेशर बढ़ जाएगा तो एओर्टा का ब्लड वापस से अब ये जो सेमील्यूनर वॉल्स की कस्प थे इनके ऊपर प्रेशर लगाएगा, और जब नीचे से प्रेशर लगेगा तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जब जितना स्ट्रोक वॉल्यूम जाना चाहिए उतना चला जाता है तो फिर सिस्टोल खत्म हो जाता है और देयर विल बी क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्स। इसके दो कारण हैं, एक तो कंट्रैक्शन रुक जाएगा वेंट्रिकल की वॉल में, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से अब और ब्लड नहीं जाएगा टुवर्ड्स एओर्टा एक्टिवली, और एओर्टा की तरफ ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया है तो वो भी नीचे से प्रेशर लगाएगा। दोनों कारणों से सेमील्यूनर वॉल्स बंद हो जाएंगे। सेमील्यूनर वॉल बंद होने पर जो साउंड आती है उसको हम S2 सेकेंड हार्ट साउंड भी कहते हैं, और सुनने में कैसी सुनाई देती है, डप। तो दो हार्ट साउंड आती है, पहले लब फिर डप, लब डप लब डप लब डप लब डप चलती रहती है बच्चों, ठीक है। डप साउंड के साथ अब क्या हो गया है, ये वॉल्व फिर से बंद बंद। अंदर कितनी वॉल्यूम बची है अभी, 50 ml ब्लड ही है बच्चों, पूरा नहीं भरा हुआ इस समय वेंट्रिकल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में रुक गया। अब वेंट्रिकल की वॉल में रिलैक्सेशन चालू होएगा यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू होगा। क्या चालू होगा बच्चों, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो कि 0.5 यानी कि 0.5 सेकंड्स का होता है, चालू हो गया, ठीक है। ये वॉल्व अभी बंद था, ये बंद हो चुका है, वापस से दोनों वेंट्रिकल बंद डब्बे हो गए, क्लोज्ड चेंबर्स और क्लोज्ड वेसल्स हो गए। इस समय लेकिन दोनों में 120 ml ब्लड नहीं है, अब 50-50 ml ब्लड है दोनों में। दोनों रिलैक्स होना चालू होंगे, जब दोनों रिलैक्स होना चालू होंगे तो इनके अंदर का प्रेशर ड्रॉप होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम है और अमाउंट ऑफ ब्लड कम है, और वॉल्यूम ऑफ चेंबर यानी कि स्पेस इनसाइड द चेंबर बढ़ रहा है क्योंकि अब ये रिलैक्स कर रहे हैं बच्चों। आगे बात समझ में। दूसरी चीज बच्चों, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि जिस समय ये जो 0.3 सेकंड थे बच्चों, इन 0.3 सेकंड में जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था तो एवी वॉल्व बंद थे। इन्हीं 0.3 सेकंड के दौरान एट्रिया में भी तो कुछ हो रहा होगा, वो थोड़ी पिकनिक मनाने गया होगा, उस समय एट्रिया में क्या हो रहा था, डायस्टोल। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उन 0.3 सेकंड में देयर इज डायस्टोल इन द एट्रियम, और उस वक्त दोनों एट्रिया में ब्लड भर रहा होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में ब्लड आ रहा होता है बच्चों। आगे बात समझ में। राइट एट्रियम में तो कहां से आएगा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस समझाया था लास्ट लेक्चर में। और लेफ्ट एट्रियम में किससे आएगा बच्चों, पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स इसके अंदर आकर ओपन होती है। आगे बात समझ में। तो ये जो 0.3 सेकंड थे जिस समय वेंट्रिकल में सिस्टोल चल रहा था, एवी वॉल्व बंद था, तो दोनों एट्रियम में कुछ कुछ ब्लड आकर इकट्ठा हो गया होगा ना। अब जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू होगा तो इसमें भी अगेन सबसे पहला जो फेज होगा दैट विल बी आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होंगे बट दोनों वॉल्व क्लोज हैं, अंदर 50 ml ब्लड है, स्पेस यानी कि वॉल्यूम इनसाइड दी चेंबर बढ़ता जा रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड उतना ही है, तो प्रेशर तो ब्लड का कम हो जाएगा, अंदर चेंबर के अंदर तो प्रेशर गिरेगा, और जैसे ही ये प्रेशर ऊपर यहां पर कुछ ब्लड भर चुका होगा तो ये नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा ऑन एवी वॉल्व। तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम के अंदर का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाएगा बच्चों, या उल्टा बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से कम होगा, अब कौन से वॉल्व ओपन होंगे, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ व्हाट, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व। दोनों तरफ के अब एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स डायलेट कर रहे हैं और ऊपर एट्रियम में ऑलरेडी ब्लड भरा हुआ है, क्योंकि वेंट्रिकल्स डायलेट कर रहे हैं तो उनके अंदर का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, जैसे ही वो प्रेशर एट्रियम के प्रेशर से कम हो जाएगा तो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा फ्लैप्स पे, फ्लैप्स ओपन हो जाएंगे। तो जैसे फ्लैप ओपन होंगे बच्चों, तो पहले तो क्या हुआ, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जिसकी वजह से ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व, और जैसे ये एवी वॉल्व ओपन होंगे जो भी ब्लड यहां पर इकट्ठा था लेफ्ट एट्रियम में वो एक साथ किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। मान लो इस कमरे के ऊपर एक पानी की टंकी है ना, और जैसे ही मैं पानी की टंकी में मान लो छेद कर दूं, एक बड़ा होल बना दूं यदि, तो क्या होगा, पानी की टंकी में जितना पानी इकट्ठा होगा वो तो एक साथ ही नीचे आएगा ना। तो उसी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के जो 0.3 सेकंड थे उसके दौरान जो ब्लड दोनों एट्रिया में इकट्ठा हुआ होगा, क्योंकि उस समय दोनों डायस्टोल में थे, जैसे ही एवी वॉल्व ओपन यहां पर होंगे, एवी वॉल्व ओपन होते ही दोनों तरफ एट्रिया में इकट्ठा ब्लड एक साथ दोनों वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इस फेज को हम कहते हैं रैपिड इनफ्लो, क्योंकि तेजी से रैपिडली देयर इज इनफ्लो ऑफ ब्लड इन बोथ द वेंट्रिकल्स। हो गया है ना, ठीक है भाई। अब क्योंकि रैपिड इनफ्लो हुआ है तो ये जो
अपना लेफ्ट एट्रियम है बच्चों, इसमें जो ब्लड था, वो एक साथ अब पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, तो लेफ्ट एट्रियम हो गया खाली। लेकिन एक और चीज याद रखनी है कि एट्रिया की साइज वेंट्रिकल से कम होती है, ठीक है। तो जो ब्लड यहां पर उन 0.3 सेकंड में इकट्ठा हुआ होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरा भरने के लिए। लेफ्ट वेंट्रिकल कब पूरा भरेगा? जब इसमें 120 ml हो जाए। 50 ml तो पहले से थे, सिस्टोल के एंड में इतने बचे थे हमारे पास, ठीक है। और अभी इसके दौरान अब कितना चाहिए? 70 निकला था, वापस 70 चाहिए होगा, लेकिन यहां जो इकट्ठा होता है वो 70 नहीं होता, ठीक है। वो 70 ml नहीं होता है, 70 से कम होता है। तो अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है। जब तक 120 नहीं हो जाएगा इधर करीब करीब, तब तक ये एवी वॉल वापस से बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये तभी बंद होंगे जब नीचे सफिशिएंटली प्रेशर बढ़ जाए। तो अभी भी क्या रहेगा बच्चों? एट्रिया भी डायस्टोल में रहेगा, वेंट्रिकल का तो डायस्टोल चल ही रहा है, एट्रियम में जो ब्लड इकट्ठा हुआ था वो तो नीचे आ गया। अब ये होगा बच्चों, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, 4 होती है, एक डिनोट कर रहा हूं, एक से ही मैं चारों को डिनोट कर रहा हूं। इन पल्मोनरी वेन्स से अब ये होगा बच्चों, ये ब्लड ला रही है लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन क्योंकि एवी वॉल्व खुला हुआ है और ये पूरा खाली, तो अब ये इसमें रुकेगा नहीं। लगातार पल्मोनरी वेन से जैसे जैसे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, डायरेक्टली वो किस में जाता जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में लगातार फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूअसली, रुकेगा नहीं लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि एवी वॉल्व ओपन है ना। और ये जो फेज है ये क्या कहलाता है बच्चों? डायस्टेसिस। तीसरा फेज वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। तो वेंट्रिकल्स अभी डायस्टोल में है और अब डायस्टेसिस चल रहा है, पल्मोनरी वेन से एट्रियम में आ रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, इधर वेना केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब इस डायस्टेसिस की वजह से ऑलमोस्ट वेंट्रिकल पूरे भर जाएंगे, 120 ml के आसपास इनमें हो जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या होगा? ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है 0.5 सेकंड का बच्चों, इसके शुरुआती 0.4 सेकंड तक तो एट्रिया रिलैक्स ही रहेंगे और पल्मोनरी वेन से ब्लड अंदर आता रहेगा थ्रू डायस्टेसिस। लेकिन अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के 0.5 सेकंड का जो आखिरी सेकंड होता है, 0.1 सेकंड, आखिरी 0.1 सेकंड होता है बच्चों, उसमें ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वीज करेंगे, ताकि जितना भी बचा खुचा ब्लड है वो सब वेंट्रिकल्स में चला जाए। तो याद क्या रखना है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था तब दोनों एट्रिया रिलैक्स थे और उनमें ब्लड भर रहा था, यानी कि उन 0.3 सेकंड में एट्रिया में डायस्टोल चल रहा था। फिर जब वेंट्रिकल्स में डायस्टोल चालू हुआ उस समय भी दोनों एट्रिया में डायस्टोल ही था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय उनमें ब्लड आ रहा था और वो लगातार वेंट्रिकल में जा रहा था, क्योंकि उनको तब तक डायस्टोल में रहना है तब तक कि वेंट्रिकल ऑलमोस्ट पूरे ब्लड से ना भर जाए। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के 0.3 सेकंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के शुरुआत के 0.4 सेकंड, इस पूरे 0.7 सेकंड में क्या रहता है बच्चों? एट्रियल डायस्टोल। वापस से बोल रहा हूं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था उन 0.3 सेकंड में और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के जो 0.5 सेकंड है उनके शुरुआती 0.4 सेकंड में दोनों एट्रिया रिलैक्स रहते हैं, डायस्टोलिक फेज में रहते हैं। टोटल एट्रियल डायस्टोल का टाइम कितना हो जाएगा? 0.7 सेकंड। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म होने वाला होता है, कब खत्म होने वाला होगा? जब 120 ml भर जाएगा, 120 ml की वजह से वापस से नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एवी वॉल्व बंद। एवी वॉल्व बंद होते हैं, वापस से कौन सी साउंड आ जाएगी? लब साउंड। तो हम जहां से चालू होते हैं वहीं आगे, ठीक है। और फिर से क्या चालू हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, एक नई कार्डियक साइकिल चालू हो जाएगी। तो ये जो वॉल्व बंद होते हैं एवी वॉल्व, उसके 0.1 सेकंड पहले, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के आखिरी 0.1 सेकंड में दोनों एट्रिया एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिस्टोल करते हैं, ताकि जो भी बचा खुचा ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल्स में चला जाए और वेंट्रिकल्स पूरे भर जाए, 120 ml हो जाए। जैसे 120 हुआ, जैसे एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, देखो याद करना अपन ने चालू भी कब करा था? मैंने आपको ये बोला था कि इमेजिन करो कि दोनों एट्रिया का सिस्टोल जस्ट खत्म हुआ है, दोनों वेंट्रिकल्स पूरे भर गए और एवी वॉल्व बंद हो गए। तो वही चीज आ गई ना वापस से, एट्रियल सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे एट्रिया, ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, 120 हो जाएगा। 120 होते ही अब नीचे का प्रेशर बढ़ गया वेंट्रिकल्स की साइड में, तो एवी वॉल्व बंद, बाइकस्पिड बंद, ट्राइकस्पिड बंद, वापस से फर्स्ट हार्ट साउंड लब आ जाएगी बच्चों। अब ये जो वॉल्यूम है इस समय 120 ml दोनों वेंट्रिकल्स में, ये कब है? डायस्टोल खत्म होने पर। तो डायस्टोल खत्म होने पर जो 120 ml ब्लड होता है दोनों वेंट्रिकल्स में, इसमें भी 120, इसमें भी 120, वो क्या कहलाएगी? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम।
क्या कहलाएगी बच्चों? वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एट द एंड ऑफ डायस्टोल जो वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम होती है दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल टोटल 0.7 सेकंड का होता है बच्चों, और एट्रियल सिस्टोल सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड का होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम टर्म्स पता होने चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। अब भी यदि नहीं समझ में आया हो तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा बच्चों, लाइन डायग्राम से अपन समझेंगे। ऊपर वाली लाइन वेंट्रिकल्स के इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे वाली लाइन एट्रिया, एट्रियम सिंगुलर होता है बच्चों, एट्रिया प्लूरल होता है, एट्रिया के इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब ध्यान से देखना, कहां से स्टार्ट करी थी अपन ने कार्डियक साइकिल? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, फर्स्ट हार्ट साउंड। उसके बाद क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा यहां पर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने ड्यूरेशन चला? 0.3 सेकंड। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाता है, ब्लड एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है सफिशिएंटली, तो फिर क्या हो जाएगा? देयर विल बी क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व बंद होने पर डब साउंड यानी कि सेकंड हार्ट साउंड आएगी। उसके बाद अब दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, यानी कि क्या चालू होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू होगा। कितने समय चलेगा? 0.5 सेकंड। इस दौरान वापस से इनमें पूरा ब्लड भर जाएगा, 120 ml हो जाएगा। 120 ml होने पर वापस से एवी वॉल्व बंद, एवी वॉल्व बंद तो वापस से फर्स्ट हार्ट साउंड, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट, दूसरी चालू। अब जिस समय वेंट्रिकल्स में इवेंट हो रहे थे एग्जैक्टली उस समय एट्रिया में क्या इवेंट्स हो रहे थे वो दूसरी लाइन में देखेंगे आप। चालू वहीं से करना होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड यानी कि एवी वॉल्व बंद। एवी वॉल्व बंद हो चुका है, वेंट्रिकल्स में तो सिस्टोल चालू हुआ, लेकिन अब एट्रिया रिलैक्स होंगे ताकि इनमें वापस से ब्लड भरना स्टार्ट हो फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना के आवाज। तो क्या चालू हो गया? फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद एट्रियल डायस्टोल। अब ये एट्रियल डायस्टोल कितने ड्यूरेशन का होगा? 0.7 सेकंड, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के 0.3 सेकंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के भी 0.4 सेकंड में, टोटल 0.7 सेकंड तक क्या चलता रहेगा? एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, उसके बाद जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म होने वाला होगा उसके जस्ट 0.1 सेकंड पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एट्रियल सिस्टोल सिर्फ कितना होगा? 0.1 सेकंड। जैसे एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ दोनों वेंट्रिकल्स पूरे भर जाएंगे और एवी वॉल्व फिर से बंद, यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड लब वापस से आ जाएगी, अगेन कार्डियक साइकिल कंप्लीट। तो हमने साइमल्टेनियसली दोनों को कंपेयर कर लिया कि भाई वेंट्रिकल में जिस समय जो हो रहा है उस वक्त एट्रिया में क्या हो रहा होगा। अब यदि इस लाइन डायग्राम को हम ध्यान से देखें बच्चों तो एक और चीज यहां से निकलेगी, क्या? ये 0.3 सेकंड, ये वाला पॉइंट देखो, यहां वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू हो गया, और ये वाला पॉइंट देखो, यहां पर एट्रियल डायस्टोल खत्म हो रहा है। ठीक है, इन दोनों क्रॉसेस के बीच का जो ड्यूरेशन है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इस फेज में वेंट्रिकल में भी डायस्टोल है, और इस फेज में यहां से लेकर यहां तक एट्रिया में भी डायस्टोल है। इसके पहले देखें तो वेंट्रिकल में तो सिस्टोल, एट्रिया में डायस्टोल। इसके बाद देखें तो वेंट्रिकल्स में तो डायस्टोल लेकिन एट्रिया में सिस्टोल। तो लास्ट के 0.1 सेकंड में अलग अलग फेज में है वेंट्रिकल्स और एट्रिया, वेंट्रिकल्स डायस्टोल में होते हैं, एट्रिया सिस्टोल में। शुरुआत के 0.3 सेकंड में भी अलग अलग फेज में वेंट्रिकल्स सिस्टोल में होते हैं, एट्रिया डायस्टोल में, लेकिन बीच के जो 0.4 सेकंड है बच्चों वो वाला समय है जब दोनों वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में और दोनों एट्रिया भी डायस्टोल में है, यानी कि चारों चेंबर्स हार्ट के रिलैक्स्ड हैं। ये समय जब चारों चेंबर्स यानी कि कंप्लीट हार्ट डायस्टोलिक फेज में यानी कि रिलैक्स्ड फेज में होता है, दिस इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंटली सारे चेंबर्स डायस्टोल में, तो पीरियड ड्यूरिंग विच एंटायर हार्ट इज इन डायस्टोल इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 0.4 सेकेंड, याद रखना बच्चों, पूछा जाता है। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको कार्डियक साइकिल में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसके बाद, क्योंकि यदि सब फेजेस समझ में आ गए तो फिर कार्डियक साइकिल कभी भूलोगे नहीं। और ऐसे ही पढ़ना, आपको किताब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कार्डियक साइकिल के लिए, है ना, आप खुद अपने हाथ से बना सकते हो, ये होना चाहिए। खुद को फेजेस याद होने चाहिए, हाँ कि भाई एवी वॉल्व बंद हुआ, वेंट्रिकल्स पूरे भर गए, सिस्टोल चालू होगा, पहले आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर की वजह से सेमिलुनर वॉल्व खुल जाएंगे, फिर तेजी से पीरियड ऑफ इजेक्शन, ब्लड इजेक्ट होगा इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, फिर जब पूरा जितना ब्लड जाना था 70 ml वो चला जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम चली जाएगी एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी में, तो सेमिलुनर वॉल्व्स बंद होंगे, सेकंड हार्ट साउंड आएगी, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू होगा जो 0.5 सेकंड का होता है। ठीक है, उसमें भी शुरुआत में आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन जिससे प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होते ही देयर विल बी ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व, जो भी ब्लड एट्रिया में भरा होगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो एक साथ नीचे आ जाएगा, दैट इज रैपिड इनफ्लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों, दोनों जो एट्रिया वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एट्रियल सिस्टोल होगा लास्ट के 0.1 सेकंड में। ठीक है,
तो वापस से दोनों वेंट्रिकल्स भर जाएंगे, भरते ही वापस से एवी वॉल बंद, यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड वापस आ गई, वो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई। वेंट्रिकुलर सिस्टोल नॉर्मल कंडीशन में 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का और एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का। ये कब? जब 0.8 सेकंड्स की जो है कार्डियक साइकिल है। ये ऑलरेडी शुरुआत में बता चुका हूं कि कार्डियक साइकिल वेरिएबल होती है, तो आपको अकॉर्डिंगली आपको क्या हार्ट रेट दे रखी है उस हिसाब से आपको कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन बताना होगा। मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई किसी बंदे की जो हार्ट रेट है वो चल रही है ऑलमोस्ट मान लो 120 की स्पीड से चल रही है ना, 120 बीट्स पर मिनट, तो वहां पर अब कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा बच्चों? तो 60 सेकंड्स में 120 बीट्स आ रही है यहां पर, है ना, तो हमें एक का निकालना है, तो 60/120 कर दोगे 0.5 सेकंड आ जाएगा, आधा सेकंड। ठीक है, तो वेरिएबल होगी हार्ट रेट, वेरिएबल हार्ट रेट होगी तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन भी वेरिएबल होगा। और किस, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, वो रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 3:5 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा टाइम का। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, जैसे यदि 0.8 सेकंड थे तो उसमें से 0.3 और 0.5, तो उसी तरीके से यदि 0.5 है तो 0.5 सेकंड में ज्यादा समय किसका होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, और कम समय किसका होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। बच्चों जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का है वो करीब करीब ऑलमोस्ट जस्ट डबल टाइम होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, आप ऐसे भी याद रखते हो मोटा मोटा यदि अपन बात करें तो। जैसे यहाँ पर बात करें तो ऑलमोस्ट 1.75 सेकंड 0.175 सेकंड्स के आसपास तो क्या होगा आपका? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और बाकी का क्या होगा बच्चों? 0.35 के आसपास वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये चीज भी दिमाग में रखना कि जो कार्डियक साइकिल होती है इसका ड्यूरेशन वेरिएबल होगा, इट विल डिपेंड ऑन दी हार्ट रेट। और हार्ट रेट किस पे डिपेंड करेगी? एक्टिविटी लेवल पे। रेस्टिंग कंडीशन है तो हार्ट रेट कम हो जाती है, काम कर रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बढ़ जाएगी। इमोशनल स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, अगेन एक्साइटमेंट में भी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, ये सारी चीजें आएगी रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट में, अपन पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस। ठीक, जो दोनों हार्ट साउंड्स आई है बच्चों, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको हमने लब बोला जो एवी वॉल्स के क्लोजर पे आती है, और सेकंड हार्ट साउंड जिसको हमने डब बोला जो क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स पे आती है, के बाद इनमें डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, दोनों साउंड सिर्फ बंद होने पर आएगी, दरवाजों के वॉल्स के ओपन होने पर नहीं आती। पहली चीज तो लब आती है क्लोजर ऑफ एवी वॉल, डप आती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, इसको फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं बच्चों। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लब रिलेटिवली डल साउंड होती है, तीखी नहीं होती, है ना, और थोड़ी लंबी होती है इन कंपैरिजन टू डप, जबकि डप श्रिल शार्प होती है, तीखी वॉइस होती है, तीखी साउंड होती है, और रिलेटिवली इसका ड्यूरेशन कम होता है इन कंपैरिजन टू लब। तो लब डल एंड प्रोलॉन्ग, डप लब डल एंड प्रोलॉन्ग, डप शार्प एंड रिलेटिवली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। लास्ट चीज जो कार्डियक साइकिल में हमें यहां पर याद रखनी है बच्चों, कुछ टर्म्स जो अभी मैंने आपको बताए थे, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन स्ट्रोक और वन बीट, एक कॉन्ट्रेक्शन या एक बीट या एक स्ट्रोक में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इनटू द मेजर वेसल, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, है ना, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। जितना लेफ्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उतना राइट का होता है बच्चों। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से भी नॉर्मल कंडीशन में 70 ml के आसपास ब्लड पंप होता है, और राइट वेंट्रिकल से भी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑलरेडी बता चुका हूं, डायस्टोल खत्म होने पर वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होती है दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml होती है दोनों वेंट्रिकल्स में, इन ईच ऑफ दी टू वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी 120, राइट वेंट्रिकल में भी 120। फिर जब सिस्टोल खत्म हो जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल अपना ब्लड पंप करता है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में 70 ml, तो 120 में से 70 निकल गया, वो 70 तो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो उसके निकलने के बाद एट द एंड ऑफ सिस्टोल रह जाएगा, दोनों वेंट्रिकल खाली नहीं होते पूरे, तो जो रह जाएगा वो क्या कहलाता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एंड डायस्टोलिक में से कितना निकला बाहर वो माइनस कर दो, स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकल रही है, 120 में से 70 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा? 50 ml, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक और टर्म जो आपसे पूछा रहता है दैट इज कार्डियक आउटपुट। बच्चों देखो, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड पंप हुआ वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, एक मिनट में हर वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, दोनों वेंट्रिकल्स का मिलाकर नहीं बच्चों, ईच वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना पंप करा, राइट वेंट्रिकल ने, दोनों बराबर करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो आप एक वेंट्रिकल का देख लो, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का देख लेते हैं अपन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अभी अपन ने देखा एक कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml करता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यदि मुझे यह पता हो कि भाई एक मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शंस होंगे,
तो मैं आराम से कार्डियक आउटपुट निकाल सकता हूँ। 1 मिनट में जितनी कार्डियक साइकिल से हार्ट बीट होती है उसको हम कहते हैं हार्ट रेट। तो यदि मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कार्डियक आउटपुट, दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में 70 ml होती है, हार्ट रेट ऑलमोस्ट 72 या हम कह सकते हैं 70 to 75 की रेंज ले सकते हैं बीट्स पर मिनट बच्चों। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट आएगा, कितना वॉल्यूम आएगा कार्डियक आउटपुट का 1 मिनट में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो करीब 5 लीटर ब्लड पंप करता है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो यही वॉल्यूम बढ़ जाएगी। क्यों? एक्सरसाइज के वक्त हार्ट रेट बढ़ जाएगी बच्चों, है ना। तो हार्ट रेट भी बढ़ेगी और स्ट्रोक वॉल्यूम में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता ही है। जब दोनों वैल्यूज बढ़ जाएगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ाना जरूरी है? उस वक्त जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके बॉडी टिश्यूज को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है? ब्लड के थ्रू। तो हमें उस समय ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज बढ़ाना है, जिसके लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ाना जरूरी है। कैसे बढ़ेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगी, हार्ट रेट भी बढ़ेगी। इसमें आपको डिफरेंट केसेस बताऊंगा। हमारा कोई नॉर्मल इंसान है जो प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं करता है तो उसके अंदर चेंजेस अलग होंगे स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट में। जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, है ना, मैराथन रनर्स होते हैं, उनके अंदर चेंजेस अलग होंगे जब वो दौड़ना चालू करेंगे। हम दौड़ना चालू करेंगे तो जो कम एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर चेंजेस अलग होंगे। जो हार्ड ट्रेनिंग करते हैं बच्चों, है ना, उनके अंदर चेंजेस अलग होते हैं। तो क्या चेंजेस होते हैं, क्वेश्चन आता है कि एक एथलीट के अंदर और एक कॉमन जो नॉन एक्सरसाइजिंग पर्सन है उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट में क्या चेंजेस होंगे, कार्डियक आउटपुट में क्या चेंजेस होंगे जब दोनों एक्सरसाइज करते हैं। तो बायोलॉजी ओलंपियाड्स में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों। तो इसके बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में मजा आया होगा बच्चों। इसी तरह से आगे भी बायोलॉजी को कंसेप्चुअली पढ़ते रहेंगे। आई होप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उन्होंने कर लिया होगा, और आगे भी इसी तरह से हमारी जर्नी चालू रहेगी। कोशिश यही कि जिस तरह से मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हुआ आपका भी पूरा हो एक अच्छी रैंक के साथ। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू बच्चों।